नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित और 2 हफ्ते बाद मित्तल साहब और मैं आमने सामने बैठ के यहाँ पर अब शो कर रहे हैं। आमने सामने तो रहते थे, ऑन एयर नहीं थे, अब स्टूडियो में बैठ के सामने बातचीत हो रही है। इस 2 हफ्ते में बहुत कुछ बदला, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत कुछ देख कर आए। लेकिन कहते हैं ना कि ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल। तो पिछले हफ्ते जब हम बात करके गए थे फ्राइडे को, तो वॉर वॉज एट इट्स पीक और लग रहा था सैटरडे को फिर सेटलमेंट हो जाएगा और मंडे को बाजार ऐसा हो जाए, किसी ने नहीं सोचा था। सो सैटरडे के बाद ये कह लीजिए मंडे को पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया कि भारत क्या चीज़ है, और फ्राइडे तक आते आते बियर्स को भी ये समझ में आ गया कि बुल्स क्या चीज़ है, क्योंकि बाजार ने इस तरह की तेज़ी दिखाई। ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भारतीय बाजार ये पूरा हफ्ता क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल सुमित, लेकिन पाकिस्तान वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारा अपर एज रहा इस पूरी लड़ाई में। हालांकि इंडिया भी अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है और उनकी तरफ से तो हमशा ही इस तरह के बयान आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। लेकिन नहीं, देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जो मर्जी हुआ हो, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड ऑफ द डे आप ऐसे ही समझ लो, बाकी तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। बिल्कुल। इंडियन आर्मी करीब 14 लाख, 14.5 लाख इंडियन आर्मी फूट सोल्जर्स पूरे तरह से, जो भारतीय सेना है वो करीब 14.5 लाख नंबर है। पाकिस्तान का 6 लाख है। इंडिया की किसी भी तरह की कोई भी डिफेंस में पाकिस्तान उसका आधा या आधे से भी कम है, एक मेजर आंकड़ों में। और ये तो सिर्फ डिफेंस की बात हो रही है, अभी हम इकोनॉमी पे तो आए नहीं हैं। मतलब वो इंडिया का जो 5वां सबसे रईस आदमी है वो है सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी साहब। 2450 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ है। पाकिस्तान के टॉप 5 को जोड़ भी दूंगा तो भी उनसे कम है। अभी तो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। सुमित, वहां तक छोड़ो, ये जो पूरे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है, इंडिया की मार्केट कैप है कई कंपनियों की, 68 बिलियन डॉलर है। और हमारी जो 6-7वें नंबर पे इंफोसिस आती है वो 68 बिलियन डॉलर, उसकी मार्केट कैप 73 बिलियन डॉलर है। मतलब आप इंडिया की 6-7वें नंबर की जो कंपनी है उसके मुकाबले पूरे पाकिस्तान की जो मार्केट कैप है वो उतनी बराबर है। तो कंपैरिजन ही वैसे तो नहीं है दोनों का। फाइनेंशियल कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन हाँ देखिए, लड़ाई झगड़ा इन सब में बहुत सारे लोग अमीरों से भी अलग होते हैं, तो वो उनकी मेंटेलिटी हो सकती है। लेकिन इस पूरे वीक में आपने अपार्ट फ्रॉम दिस क्या पढ़ा, क्या डेटा पढ़ा? देखो, इस पूरे हफ्ते में सबसे बड़ी बात तो रही डिफेंस। मतलब एक तरफा चला, कोई हिसाब किताब ही नहीं था डिफेंस में कि 30% ही डिफेंस के शेयर चले। तो अनुमान था कि शायद ये चलेंगे, लेकिन डिफेंस और रेलवे में इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा ये कभी नहीं सोचा था किसी ने। मतलब पूरे हफ्ते में स्मॉल कैप मिड कैप 9%, 8% चला, 7% मिड कैप और 9% स्मॉल कैप चला है। लेकिन डिफेंस में एवरेज अगर आप कंपनी को देखेंगे तो 25% की तेजी है, और रेलवे में भी एवरेज 20 से 25% का उछाल है। बिल्कुल। देखो सुमित, एक चीज़ है, ये हम बात भी कर रहे थे, मैं तो इनफैक्ट मंडे से ये बात कर रहा था जब शेयरों में तेजी आनी शुरू हुई थी, कि इस बार की जो डिफेंस की रैली है वो थोड़ी अलग है। वो इसलिए अलग है कि विश्वास वाली रैली है। ये विश्वास क्यों है कि आपको पता है कि भाई आप जो इक्विपमेंट बना रहे हो उसकी भारत सरकार अब डिमांड करने वाली है और बहुत तेजी से करने वाली है, और अगले कई सालों तक करने वाली है। अब लोग बोलते हैं, एनालिस्टों से बात करो, बोलते हैं कि भाई बहुत साल लगते हैं डिफेंस के ऑर्डर को पूरा करने में। ठीक है, मान लिया कि डिफेंस का ऑर्डर पूरा करने में बहुत साल लगते हैं, लेकिन जो 70% 80% ऑर्डर पूरा हो चुका है, मान लीजिए एक प्लेन बनना है, 70-80% पूरा है, तो सरकार उसको ये तो बोल सकती है भाई जल्दी पूरा करो, हमें ज़रूरत है वहाँ पर वॉर फ्रंट पर। तो वो 20% काम जो शायद 6 महीने में करता है वो 2 महीने में करके देगा। तो 2 महीने में जो करके देगा तो आपकी रेवेन्यू बुकिंग जो है वो उस क्वार्टर में आ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सारे डिफेंस शेयर चले। नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि 17 देश आपके सामने खड़े हैं जो ऑर्डर लेने के लिए खड़े हैं। पहली बात, आप सबसे ऑर्डर लेते थे। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का कारनामा हम भी जानते हैं और पाकिस्तान भी मनी मन जानता ही है क्या कारनामा हुआ है वहाँ पे। अब बता तो कोई नहीं रहा, लेकिन जो भी कारनामा हुआ है उसके बाद 17 देश लाइंड अप हैं उस मिसाइल को लेने के लिए। तो कुछ तो 17 देशों ने पढ़ा ही होगा तभी लाइंड अप है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के एलोकेशन की बातचीत है डिफेंस में। एक और इंटरेस्टिंग नंबर आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों में भारत की कंपनियां अभी तक नहीं है टॉप 10 में, आने वाली है। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा इस बारी जो प्लेन की बातचीत की वो था रफाल, सबसे चर्चा में जो रहा रफाल।
रफाल हमें दिया था फ्रेंच से, हाँ बिल्कुल, डेसॉ की तरफ से आया था वो। डेसॉ की मार्केट कैप और HCL की मार्केट कैप में डबल का अंतर है। अच्छा, HCL उससे डबल है जो तेजस बना रहा है। तो आप सोचो कि तेजस बनाने वाला HCL करीब 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपोज करता है, और डेसॉ जो फ्रांसी कंपनी है उसकी मार्केट कैप करीब 1,19,000 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास है कन्वर्ट करने के बाद। सो साइज वाइज भले वो बड़े हैं, बहुत अच्छे से सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक अच्छी पाइपलाइन बने, जो मित्तल कह भी रहा है, पूरे हफ्ते से बोला इसने बात कि शायद इंडियन डिमांड रहेगी और वो अभी कुछ समय तक रहने वाली है, इसीलिए शायद ये पिकअप कर रहे हैं। लेकिन अब इतनी तेजी के बाद कंफर्ट है? देखो इतनी तेजी के बाद तो हर कोई डिस्कम्फर्ट में होगा, लेने वाला भी डिस्कम्फर्ट में होगा। हम तो नहीं, बोलने बेचने वाले वाला नहीं है। हम तो बोलने वाले, लेकिन जो लेने वाला होगा वो भी शायद डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है जो बहुत दूर तक जो असली निवेशक होते हैं ना सुमित, वो नहीं हटते। नहीं, वो 20-30% पर उनका कुछ नहीं होता। वो 100% 200% वाली कहानियां लेकर चलते हैं। उसमें भी मेरी ना एक बड़े अच्छे एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि बॉस ऐसा नहीं करो कि अभी आप सारे डिफेंस शेयर ले लो, नहीं, आपको डिफेंस में वो कंपनी लेनी है जिसकी जरूरत है। जैसे आजकल क्या पैटर्न चल गया, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, मिसाइल बनाने वाली कंपनी, तो ड्रोन और मिसाइल वाली कंपनी पकड़ो। अब वो जो व्हीकल बना रही है, जो पहले जमाने में चलता था, उसकी शायद उतनी डिमांड नहीं होगी, लेकिन डिमांड किसकी होगी, जो सरफेस टू सरफेस काम खत्म, सैनिक जाने की जरूरत ही नहीं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी डिमांड ज्यादा है। तो वहीं पर आप देखो बाइंग कहाँ जा रही है ज्यादातर। अच्छा, अब एयरक्राफ्ट की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि एक पायलट बिठाओ, भेज दो, वहां पर कुछ तो कर आता ही है। अब पूरी सेना भेजोगे, उससे बेटर है कि एक प्लेन भेजो। तो वहां पे ड्रास्टिक शिफ्ट है ना, वो बहुत अलग हो रहा है। और उसी की वजह से हमने देखा HAL ज्यादा तेज चला, कभी कोचिन शिपयार्ड, चलो वहां एक तो हमारे यहाँ इंडिया में अच्छी चीज क्या है कि कंपनियां ही बहुत कम है, अगर डिफेंस की पकड़ोगे तो सभी निश है, तो इसलिए थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सेग्रीगेट करो ठीक से डीप में जाकर, तो आपको पता लग जाएगा क्या खरीदना है। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डिफेंस का म्यूचुअल फंड ले लो, एटलीस्ट वो आपको हर तरह का बुके पूरा दे देगा। ये एक सेक्टर खत्म हुआ, अब आते हैं दूसरे पे, वो है रेलवे। ये डिफेंस में तो डिमांड आ रही है, रेलवे क्यों नाच रहा है? बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो देखो, जब ऐसा होता है ना कि जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो जो पिटे होते हैं सब चलते हैं, सब गिरते हैं, सब चलते हैं। अब आप एक चीज समझो कि जब सितंबर में जब ये पावर, रेलवे, डिफेंस सारे चल रहे थे, चलो जी डिफेंस की वैल्यूएशन महंगी है, रेलवे की भी महंगी है जी, अभी पावर की भी महंगी हो गई कि रेलवे के ऑर्डर चलो लेट पूरे होते हैं, डिफेंस के ऑर्डर लेट पूरे होते हैं। भाई पावर की डिमांड तो हर दिन रहती है, पावर की डिमांड तो पीक सीजन में हर साल तेज हो जाती है, फिर पावर शेयर क्यों गिरा दिए? तो ये वही वाली कहानी है कि अभी इस बार डिफेंस के साथ रेलवे पहले 4 दिन नहीं चलने को तैयार थे, 3 दिन तक वो शांत पड़े थे। लास्ट में जब लोगों को लगा कि डिफेंस चल गए तो ये सस्ते हैं, तो चलो इनको भी खरीद लो। दूसरी मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप ग्लोबली शिफ्ट हो रहे हो कि भाई ठीक है, आप एस्केलेशन से डी एस्केलेशन की साइड जा रहे हो, तो आप मैक्रो साइड पर ज़्यादा जाओगे। तो मैक्रो साइड पर ज़्यादा जाओगे तो आपको भारतीय रेलवे को तो आगे बढ़ाना ही होगा। तो वो भी एक मुझे लगता है कि शिफ्ट आया कि भाई मैक्रो इंडिकेटर है, इसको ज़्यादा दिन तक शांत नहीं रखा जा सकता, तो फाइनली रेलवे भी चल गया। खैर, तो डिफेंस रेलवे तो चला ही चला, लेकिन इस हफ्ते जो ऐसा कोई सेक्टर नहीं रहा, पहली चीज़ जो लाल निशान बंद हो, सारे के सारे सेक्टर चले हैं। सबसे ज़्यादा चला है रियल एस्टेट, मेटल बड़े दिनों बाद वापस करवट बदली और तेज़ी पकड़ी इसने। और इसमें जो हॉट फेवरेट था वो था टाटा स्टील, ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है, वो भी चलता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेटल लग रहा है कैरी करेगा तेज़ी। देखो सुमित, वही आज मैं ना एक सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, मैंने अपने शो में बात भी की थी बीच बाजार में। क्या, किस जगह पे खड़े हो गए? बीच बाजार वाले शो में। मुझे लगा बाजार में खड़े होकर कौन बात करता है। नहीं, बाजार में भी खड़े होके, हम तो स्टॉक मार्केट वाले, हम तो कहीं भी खड़े होके बात करते हैं। बाजार में तो खड़े होके बात करनी है, बीचों बीच। खैर, तो बात हो रही थी, तो सिटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये उन्होंने मेंशन किया, बड़ा अच्छी रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने कहा कि जून तक मेटल की, मुझे उनको लगता है कि मेटल की डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस फर्म होंगे। जुलाई सितंबर थोड़ा वीक रहेगा और पूरा साल यहाँ से मेटल कंपनियों के लिए न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अभी जून तक तो कम से कम प्राइस बढ़ेंगी, मतलब उनको ये लग रहा है सपोर्टिव है, तो यही आनंद उठा रही है मेटल। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का शिफ्ट। जिस तरह से वो अप्रैल का महीना ऐसा लग रहा था कि वो तो शांत होने वाले नहीं है,
और मई के महीने में ऐसा लग रहा है कि वो सबसे हाथ मिला लेंगे। चाइना से मिला लिया, US ब्रिटेन इंडिया में से भी मिला तो बोल रहे लिया, हैं, zero इंडिया tariff से, होगा, हाँ। यहाँ तो सारी चीज़ें हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जो डिमांड पहले माना जा रहा था कि दुनिया भर की इकोनॉमी शांत हो जाएंगी, स्लो डाउन आ जाएगा, अब वो हो ही नहीं रहा। तो फिर फाइनली मेटल भी पिक हो रहा है। मेटल क्या, क्रूड भी पिक हुआ था, तो वो सारी कमोडिटीज इसलिए पिक हो रही हैं, तो मेटल के शेयर चल रहे हैं। बढ़िया तेजी लेकिन मेटल स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। अरे वो खबर सुनी आपने, कल नहीं परसों आई, नहीं कल आई थी, NSE के शेयर होल्डर 1 लाख पार हो गए, रिटेल शेयर होल्डर। ये ना खबर तो मैंने सुनी थी, मैं उसके ज़्यादा डीप में नहीं जा पाया। अगर आपने कुछ डेटा हो नहीं, मैं तो ये सोचता ही रहता हूँ कि नॉन लिस्टेड मार्केट में सबको 1 लाख शेयर होल्डर NSE के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सुमित एक चीज़ देखो ना, हम कब से सुन रहे हैं IPO आएगा, IPO आएगा। मैं 16 साल से सुन रहा हूँ, मुझे याद है 2008 से तो मैं सुन रहा हूँ कि IPO आएगा। अब हर साल अगर कुछ लोगों को पता लगता होगा कि OTC मार्केट में आप जाके ले सकते हो, तो चले जाते हैं लोग। और अच्छा, फिर एक से एक दूसरा बंदा बताता है देखो मैंने इतने पर शेयर लिया था, इतना चला गया। आप BSE को देख लो, 400-600 रुपए का शेयर कहाँ पहुँच गया विद द बोनस। और जबकि BSE से कितना बड़ा एक्सचेंज NSE माना जाता है। तो आप सोचो कि क्या हालत होगी। तो लोग अभी, मुझे तो 1 लाख सुन के ज़्यादा मैं सरप्राइज नहीं हुआ, मैं तो सरप्राइज ये हुआ कि 1 लाख अब हुए। नहीं, लेकिन पता है ये जो अभी लास्ट मंथ का आंकड़ा आया है, हर क्वार्टर का आंकड़ा आता है ना वो शेयर होल्डिंग का, तो इस क्वार्टर का जो आंकड़ा आया था पिछली बारी, उसमें ये मेंशन था कि सबसे ज़्यादा रिटेल जो शेयर लोड कर रहा है पूरे गैमेट में, पूरे बाजार में सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर रिटेल आए हैं वो है CDSL। अच्छा, CDSL में करीब 3.5 लाख नए रिटेल इन्वेस्टर आए। टाटा मोटर में आया चलता है, टाटा मोटर तो पुराना प्यारा है रिटेल का, लेकिन CDSL नया प्यारा बना है और उसके अंदर एकदम से आने शुरू हुए हैं। सो ये इंडिकेट करता है कि जो BSE, कैम्प्स, प्रोटीन, NSE, CDSL ये खेमा है ना, ये अभी शांत नहीं हो रहा, अभी पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है धीरे धीरे। तो ये या तो मैच्योरिटी की साइड होगा या कुछ समय बाद आ जाएगा। सो इस तरह से इसमें भीड़ लगा के पब्लिक ले रही है, तो हो सकता है यहाँ पर नज़र रखनी होगी। खैर, अर्निंग सीजन खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया, अब तो 15 तारीख आई गई है, सारी अर्निंग आई चुकी है ऑलमोस्ट। नहीं, मैं जब शीट बना रहा था कि नेक्स्ट वीक के रिजल्ट्स कौन से हैं, तो आपको इतना मतलब ताज्जुब होगा कि अभी इनके रिजल्ट नहीं आए हैं। अच्छा, वो बाकी हैं ऐसे वाले? बहुत सारे वाले बाकी हैं। खैर, तो अभी तक जो नंबर हैं, कोई ऐसा लगा कि ये जिस्ट लाइक कि हाँ ये सेक्टर थोड़ा स्टेबल हो गया है, बेटर हो गया? देखो, मुझे तो 2-3 सेक्टर लगे इस बार सुमित। बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग ठीक है। अरे प्राइवेट बैंकिंग से एक अच्छी चीज़ याद आई, अभी मैं उसको इंटरप्ट करा, सॉरी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फंड वाइज सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में म्यूचुअल फंड होल्डेड है, मतलब ऐसे समझिए क्योंकि इस सेक्टर में ये फंड सबसे ज़्यादा होल्ड रखता है। तो पराग पारिक के पास सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक है, 24% उनके पूरे AUM का खाली पराग पारिक का बैंक्स और NBFCs में आता है, और ये नंबर 24% है। PSU में ये नंबर हाईएस्ट 3% है किसी भी फंड का। अच्छा, तो मतलब फंड ने भीड़ लगा के ले रखा है प्राइवेट बैंक, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है PSU बैंक। नहीं सुमित, उसमें 2 चीज़ें हैं। आप ऐसे समझो ना कि PSU बैंक्स को आप ले भी कैसे सकते हो ज़्यादा, उनका फ्री फ्लोट क्या है? नहीं, कुछ को तो बहुत है। नहीं, कुछ का बहुत है, लेकिन आप समझो ना कि अगर आपको ICICI बैंक लेना जिसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो 100% इक्विटी बिक्री पड़ी है, मतलब कुछ फंड्स के पास हो। HDFC बैंक में भी सेम हाल है। लेकिन अगर आप यही चीज़ जाते हो किसी PSU बैंक्स में, कितने सारे PSU बैंक्स ऐसे 75 से 85% होल्डिंग, 95% तक होल्डिंग अभी भी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन उनका जैसे SBI है, SBI का बचा हुआ 60 ICICI का पूरा के बराबर ही है। सो इक्विटी फ्लोट उनके इतने बड़े, IOB का फ्लोट इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फ्लोट है। अगर SBI में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मान लो, तो आपके पास दूसरी चॉइस क्या है? आप PNB, BOB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, आप इनमें लेकर दिखाओ उतना माल जितना आप ICICI बैंक या HDFC में लेते हो। तो फंड के लिहाज से तो वो दिक्कत है। तो चलो खैर, लौटते हैं सर्किट सेक्टर पे। तो सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स ठीक रहे, आपने कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट ठीक आ गए। IT में आउटलुक ठीक आ गया। IT ने क्या किया, IT का ये सारा अमेरिका वाला टैरिफ वॉर वगैरह सब सॉर्ट आउट होने की तरफ है, तो लग रहा है कि अब चीजें IT के लिए अच्छी आ रही हैं। हमने पहले भी IT तो हमने ऑलमोस्ट बॉटम पे पकड़ा था, 32,000 पर हमने पकड़ा था, और आज 38,000 के करीब। मुझे TCS का लेवल याद है, 3100 TCS था उस टाइम पर, 3150, 3180 जिस दिन हमने बात की थी कि लग रहा है TCS का बॉटम बन गया, और आज TCS 3600-3800 की रेंज में घूम रहा है।
बढ़िया घूमा है बाजार, आईटी अच्छा बढ़िया, घूमा। आईटी अच्छा घुमा। अब तीसरा ऑयल एंड गैस में सबके रिजल्ट अच्छे आए, बेटर देन एक्सपेक्टेड। मेटल देखो, टाटा स्टील के रिजल्ट बेटर देन बढ़िया था। एक्सपेक्टेड। तो मुझे लग रहा है कि सारे सेक्टर तो ठीक हैं जो हैवी वेटेज वाले हैं। टाटा पावर के रिजल्ट पावर ठीक बहुत आए, अच्छा अच्छे नंबर है, बहुत अच्छा है ना, नंबर बहुत अच्छे नंबर है। तो आप ये समझो कि यही कॉन्फिडेंस दे रहा है। अभी जब मंडे मार्केट चला 3000 पॉइंट, क्यों चला? ऐसा नहीं कि केवल सीज फायर हो गया। सीज फायर से जितना पहले मतलब जो युद्ध वाली स्थिति थी उससे ऊपर निकल गया। मतलब आप ये समझो कि जितना गिरे नहीं थे उससे ज्यादा ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि जो चीज बफर में थी जिसकी वजह से आप बाय नहीं कर रहे थे, वो आपने जैसे ही हटा मामला, स्टॉपेज हटा, आप भाग लिए सीधा। वो केवल युद्ध की वजह से नहीं था, वो ये भी था कि बहुत सारे ट्रिगर आप शांत करके बैठे थे। वो ट्रिगर सारे ऑलमोस्ट टैरिफ वाला मामला शांत होने की तरफ है। जियोपॉलिटिकल में केवल इंडिया पाकिस्तान नहीं, रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल वाला हो गया, ईरान वाला हो गया, ये सब चीजें शांत होने की तरफ है। तो आपके लिए बाजार में रिस्क क्या है? रिस्क क्या है, वो प्रॉब्लम है। अब लेकिन सुमित, कुछ और डेटा हो तो ठीक, वरना फिर आगे बढ़े। नहीं, एक डेटा और। वो आपने बोला ना कि रिस्क क्या है, रिस्क का तो नहीं पता, लेकिन एक रिवॉर्ड जरूर है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखिए, 5 महीने के हाई पर कैश लेके बैठे हैं। मतलब आप पराग पारिक का 23% वो कैश पे बैठे हैं। 1 लाख करोड़ का AUM है, 23,000 करोड़ तो खाली कैश है उनके पास। और बाकी HDFC, मतलब एवरेज जो टॉप 3 फंड्स हैं इंडिया के, उन टॉप 3 फंड के पास 15 से 25% के बीच में नकदी है। इतनी नकदी वो लेके बैठे हुए हैं अभी भी, जबकि बाजार अभी भाग रहा है। अमीरों का देश है भाई। ऐसा तो हल्का तो अब आप कह रहे हो कि मतलब पाकिस्तान वाले अपना खुश हो रहे हैं। मैंने देखो खुशी सबको होनी चाहिए, हर एक के यहाँ पर दिए जलने चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ तेल से, कुछ घी से जलाते, कुछ पानी से अंतर बस यही है, जला सब रहे थे। देखो अब एक बच्चे के खरोंच आई, एक बच्चे का पूरा घुटना छिल गया, हड्डी भी टूट गई, वो तब भी खुश है। अब उसको कैसे रोकोगे कि भाई तू खुश क्यों है, तेरी तो हड्डी टूट गई। और वो बच्चा खरोंच वाला भी कह रहा है कि मेरे चोट आ गई, और वो दूसरा वाला कह रहा है मेरी तो हड्डी टूट गई, मैं तो तब भी भाग रहा हूँ, मतलब मैं तो भागने के लिए तैयार हूँ। अब उसको क्या रोकोगे? अच्छा एग्जाम्पल है वैसे, ये लगता है आजकल घर पे ज्यादा इशू है। कोई इशू नहीं है, हड्डियां सारी सलामत है। चलो जी, अब आते हैं अगले हफ्ते की तरफ। तो अब हम स्लोली एंड स्टेडली चले जाएंगे सेकंड लास्ट या लास्ट वीक, सेकंड लास्ट की वीक की तरफ। सेकंड लास्ट वीक की तो तरफ चले जाएंगे। अब अर्निंग्स लास्ट होगी मेरे ख्याल से। अर्निंग लास्ट होगी, लेकिन सुमित एक चीज जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो भारत पाक की टेंशन है ना, ये भी खत्म नहीं हुई है। वो तो राणा सिंह भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो पार्टी चल ऑपरेशन रहा है। सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि बार बार पाकिस्तान और भारत के DGMO की बातचीत होती है फोन पर, और वो 2-3 दिन के लिए सीज फायर बढ़ा देते हैं। उसके बाद दोनों साइड के नेता कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देते हैं। अब होता क्या है इससे कि सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। किसी दिन सेंटीमेंट ज्यादा बिगड़ गया तो DGMO की बात नहीं होगी। और ये जो सीज फायर है संडे तक है अभी। अब संडे को अगर उनकी नई बात हुई, डेफरमेंट हुआ तो ठीक, और हो सकता है कि 1-2 हफ्ते तक ये डेफरमेंट चलता रहे, लेकिन ये किसी दिन ऐसा ना हो कि ये ये एस्केलेट हो जाए। तो ये एक परमानेंट सीज फायर चाहिए कि भाई ये 3-3, 4-4 दिन वाला नहीं, कम से कम आप 1 महीने 2 महीने का 30 दिन का सीज फायर लो, तब तो समझ आता है। 10 दिन का सीज फायर। लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान का परमानेंट सीज फायर होगा अभी? नहीं, वो सीज फायर नहीं होगा। लेकिन बात ये है ना सुमित कि अगर हमारे यहाँ की जो लड़ाई है ना, वो एक्चुअली दिलों की भी लड़ाई है। मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ भी करते हैं ना, या हम कुछ भी करते हैं, तो मन करता है कि बस ठीक है, अब आर पार ही हो जाए। ये जो फीलिंग आती है ना कुछ दिन बाद, ये इस बार आ गई थी लड़ाई में ऑलमोस्ट। अगर ये सैटरडे में सीज फायर नहीं होता ना, तो ये अगर 2 दिन और खिंच जाता, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से हो चुका था, फुल वॉर हो जाता है, दिक्कत हो जाती। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि इंडस वाटर को लेकर ना जो ट्रीटी है उसको लेकर अभी भी ना पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार है ना इंडिया। पाकिस्तान कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है, अभी भी बोल रहा है, और इंडिया बोल रहा है कि हम बात ही नहीं करेंगे इस पे। हम जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक टेररिज्म के खिलाफ कुछ एक्शन आपकी साइड से नहीं हो जाते, और वो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो मार्केट के लिए ट्रिगर रहेगा,
भारत का जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं भारत के पीयूष गोयल जी, वो 17 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं, डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारी कुछ ना कुछ बातचीत तो हो रही है अमेरिका से, ये एक मार्केट को थोड़ा सा फेवर भी करेगी। अब नेक्स्ट वीक में यही देखना होगा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क तो कुछ नहीं गहराता, और वहाँ पे ट्रेड टॉक अगर स्मूथ होती है तो चलती रहेंगी। वो अगर 1-2 महीने डिले भी हो जाती तो कोई इतना ज़्यादा मार्केट शायद घबराएगा नहीं। तीसरा Q4 नतीजे, उसमें एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं। और एक उससे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका ईरान की अगर कुछ न्यूक्लियर डील वगैरह हो जाती है तो वो भी एक जियोपॉलिटिकल इफेक्ट पे बड़ा पॉजिटिव होगा। नहीं, क्रूड का इम्पैक्ट करेगा। क्रूड का इम्पैक्ट करा भी उसने, जैसे ही ये खबर आई क्रूड में स्पाइक आया, क्रूड में नहीं क्रूड में नीचे की तरफ गिरावट आई, क्योंकि ईरान का जो क्रूड ऑयल मार्केट में करीब में पड़ रहा था 3.2 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई आती है, जो कि टोटल मतलब ओपेक कंट्रीज में करीब 3 से 4% का हिस्सा रखता है। अगर उतनी सप्लाई 3 से 4% सडनली इंटरनेशनल मार्केट में आ जाती है तो वो क्रूड ऑयल की कीमतों के लिए नेगेटिव है और हमारे इंडिया के लिए पॉजिटिव है। तो वो तो एक है। लेकिन चौथा जो Q4 नतीजे जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि बहुत सारे नतीजे ऐसे जो बाकी हैं, अब उनके नाम सुन लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, DLF, IRB इंफ्रा, जुपिटर वैगन, पेट्रोनेट, इरकॉन, ONGC, PFC, JSW स्टील। दूसरी लिस्ट में देख रहा हूं मैं पावर ग्रिड, एस्टर डीएम, JK टायर्स, NHPC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, RVNL, ग्रासिम, HFCL, रिलायंस इंफ्रा। मतलब काफी सारे स्मॉल कैप मिड कैप के अच्छे नाम है। और निफ्टी का नाम है, दो तीन नाम है, BEL हो गया, ग्रासिम हो गया, निफ्टी का नाम है। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं। अब इसमें देखते हैं, अब रिजल्ट सीजन तो इस बार अच्छा ही जा रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, खासतौर से लाइक JSW की उम्मीद ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन शायद नतीजे अच्छे आ जाए। ONGC जैसे कि यहाँ पर ऑयल कंपनीज ने भी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। IRB इंफ्रा कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। DLF में हो सकता है थोड़ा सा शायद शांत रहे। तो कुछ एक कंपनीज हैं जहाँ पर कि JK टायर्स, जहाँ पर कि टायर कंपनीज के नतीजे सीएट हम उस दिन देख ही रहे थे, तो अच्छे नतीजे आए हैं। MRF के भी आई थिंक अच्छे नतीजे, MRF के, सीएट के सबके अच्छे, टायर के नंबर अच्छे तो टायर्स के। तो एक चीज़ और जो अगले हफ्ते के लिए मैं ऑब्जर्व करूंगा, हो क्या रहा है, जैसे जैसे अर्निंग सीजन खत्म होता है वैसे वैसे बुक क्लोजर शुरू हो जाते हैं। मतलब जो बुक बंद होती है वो बुक खुल जाती है, जिसके बाद से वो कंपनियों में माल बेचने और ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो हमने देखा है पिछले हफ्ते पेटीएम में ब्लॉक डील आया, आज भारतीय एयरटेल में आ गया। इसके अलावा वो एथर एनर्जी में एक ब्लॉक डील आके गया, एथर पहले वाले एथर इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा ये JSW इंफ्रा में हुआ, आज उसमें भी भारतीय एयरटेल में भी हुआ, और एक वो भी है ना क्यूमी, नहीं क्या नाम है उसका, जिसमें 3M अपना माल बेच गया, जिसका OFS खुला हुआ था, वेंट इंडिया। तो इन सब में प्रमोटर माल बेच रहा है। तो जहाँ जहाँ पर अच्छे वैल्यू मिलने शुरू हो रहे हैं वहाँ प्रमोटर का माल बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे बुक क्लोजर, मतलब जैसे ही अर्निंग सीजन खत्म होता है उसका 48 घंटे बाद से शुरू हो जाती है सारी कहानी। तो ये शुरू हो गया है, खरीदना भी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं बिक ही रहा है। DB कॉप में कल प्रमोटर ने माल लिया भी है। सो ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे प्रमोटर अब खरीदना या बेचना केस टू केस बेसिस पर ये शुरू हो जाएगा। तो अब वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। कई कई जगहों पे शायद प्रमोटर की एंट्री होना, जहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन आ गया नंबर्स के बाद, वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जहाँ पर ऑलरेडी बहुत भागे हुए हैं और प्रमोटर को मौका चाहिए था निकलने का, वहाँ जैसे JSW इंफ्रा में तो वो सेबी का नॉर्म मैच कराना उन्हें, 85% उनकी होल्डिंग है। हाँ, तो 10% उन्हें घटाना ही है, तो 10% तो वो सब इस तरह के जो कदम हैं ये आने शुरू हो जाएंगे। प्लस वो IPO लॉक इन खुलेंगे और ये सब चीज़ें जो हैं तो चलती हुई दिखाई पड़ेंगी ही। तो इनके ऊपर आपको अदरवाइज नज़र बना के रखनी होगी। लेकिन बहुत हद तक बाजार अब स्टॉक स्पेसिफिक है, बहुत बढ़िया तेज़ी बाजार में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछले 5 दिनों में लगातार एडवांसेस के फेवर में रहा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो एक्चुअल में बाजार ऊपर नीचे भले रहा हो लेकिन ब्रॉडर मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में रहे हैं। सो ज़रा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति बनाइएगा और यही मत सोचिए कि सिर्फ तेज़ी रहती है बाजार में, मंदी भी आती है, तेज़ी भी आती है, मिला जुला सीन रहता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक रहकर आप बाजार में कामकाज करिएगा। बिल्कुल सुमित, तो आई थिंक अगले हफ्ता अब हम 25,000 पर तो आ ही गए हैं। हाँ, 26 पे आएंगे। 26 बस, तो 26 अब कितना दूर, ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं, 26 4-4.5% दूर है बस। तो चलिए ये भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि अब मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी आ जाए तो लोगों के पोर्टफोलियोज ग्रीन में आ जाए, तो हमें भी खुशी होगी कि भाई ठीक है, चलो लोग अब प्रॉफिट में आ गए। अभी तक तो लोग एवरेजिंग करने के लिए सवाल पूछते हैं, लोग लॉस वाले सवाल पूछते हैं, खुद को भी अच्छा ही लगता, मुझे तो अच्छा ही लगता जब लोग बोलते हैं इतना लॉस चल रहा है, उतना लॉस चल रहा है।
लेकिन ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग प्रॉफिट में आए, हरियाली हो, खुशी का माहौल हो। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ नहीं समेटते हैं अब हमारे इस कार्यक्रम को। अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी 12 बजे फिर से। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।